तो नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है जी सलाम पर। बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, आइए सुनते हैं नवाब मलिक एनसीपी लीडर क्या कहते हैं। जो कि छोटे दल हैं या जो इंडिपेंडेंट हमारे साथ हैं, उन सभी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। जो परिस्थिति है उस पर उन्हें जानकारी दी जाएगी और आज सभी दलों का एक नेता चुनने का काम किया जाएगा और हमारा जो गठबंधन बना हुआ है उसका नेता आज शाम में हम लोग चुनेंगे। तो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है देवेंद्र फडणवीस, और ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें। क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी ये देखना अब दिलचस्प होगा। बहुत मुमकिन है कि देवेंद्र फडणवीस अपने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दें। आपल्या सर्वांचे या पत्रकार परिषदेमध्ये मी स्वागत करतो। सर, पहिल्यांदा कार्यकर्ते सगळे मध्ये उभे राहिले, आम्हाला काही दिसत नाही, काही आवाजही येत नाही, तुम्ही दिसत पण नाहीये। कोण कार्यकर्ते कोण उभे आमच्या पोलिसांनी बाहेर जावं, त्यांची गरज नाही आहे। कार्यकर्ते कोणीच नाही आहेत आमची। तुमच्या समोर मीडियावाले आहेत तिकडे, ते सगळे मीडियाचे लोक आहेत, आमचे नाही आहेत। प्रॉब्लेम एवढाच आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मीडिया कधी येत नाही। चला आपण सुरू करूया, महाराष्ट्रामध्ये नॅशनल बातमी, तुम्ही नॅशनल लँग्वेज मध्ये बोलना पहले मराठी में बोलूंगा फिर हिंदी में भी बोलूंगा, चिंता मत करिए। आप बोलो तो अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब में बोलूंगा। आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला संपूर्ण बहुमत दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण जनादेश देत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 105 जागा दिल्या। आम्ही शिवसेनेच्या सोबत ही निवडणूक लढलो, पण हा जनादेश भारतीय जनता पक्षाला होता असं मी याकरता म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाने लढलेल्या जागांपैकी 67 ते 70% जागा आम्ही जिंकलो। शिवसेनेने लढलेल्या जागांपैकी केवळ 40-42% ते जागा जिंकले। याचा अर्थ असा होता की महायुतीला जनादेश तर होता, पण तो भारतीय जनता पक्षाला अधिक मोठा जनादेश होता आणि या जनादेशाचा सन्मान करण्याकरता महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या मनातलं सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला। दुर्दैवाने जी गोष्ट कधी ठरलीच नव्हती, शिवसेनेच्या लक्षात ज्यावेळी हे आलं की नंबर गेम असा आहे की ज्या नंबर गेम मध्ये आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते, आणि म्हणून पहिल्या पत्रकार परिषदेपासून त्यांनी बार्गेनिंग सुरू केलं। आमचे सगळे पर्याय खुले आहेत आणि जी गोष्ट कधीही ठरली नव्हती, कधीही शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद भाजप देईल असं ठरलेलं नव्हतं, जे आमचे नेते अमित भाई शाह यांनी स्पष्टपणे घोषित केलं। नव्हे तर निवडणुकीच्या काळात, निवडणुकीच्या
नंतर निवडणुकीच्या आधी प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये अतिशय त्यांनी स्पष्ट केलं होतं, असं न ठरलेल्या बाबीचा बाऊ करून आता हे ठरलंय आणि आम्हाला हे हवं आहे अशा प्रकारे, आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही कोणाही सोबत जाऊ शकतो, अशा प्रकारची जी काही धमकी भारतीय जनता पक्षाला दिली, त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाने तात्विक भूमिका मांडली. जे ठरलंय ते देऊ, जे ठरलं नाही ते देणार नाही. अनेक दिवस आम्ही त्यांची वाट बघितली, पण आमच्याशी चर्चा करण्याच्या ऐवजी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा करत होते. आश्चर्य आहे की जे लोक मातोश्रीवरनं बाहेर पडत नाही ते अनेकांच्या पायऱ्या झिजवत होते, अनेकांसोबत बसत होते, पण आमच्याशी मात्र ते बोलत नव्हते. आणि अशातच असेंब्लीची मुदत संपल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला पहिल्यांदा गव्हर्नरनी बोलवलं आणि आपण सत्ता स्थापन करा असं सांगितलं. शिवसेना आमच्या सोबत नसल्यामुळे आमच्याकडे नंबर्स नाहीत हे सांगून आम्ही सत्ता स्थापनेला नकार दिला. त्यानंतर शिवसेनेला बोलवलं. शिवसेनेने नंबर्स आहेत असं भासवून त्या ठिकाणी जाऊन आपलं काय हसं करून घेतलं ते संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं. मग राष्ट्रवादी काँग्रेसला बोलवलं. त्यांच्याही जवळ नंबर्स नाहीत असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागली. राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतर देखील 10-12 दिवस सातत्याने त्या ठिकाणी चर्चा सुरू होत्या की 3 जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार, 3 जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार. पण ते सरकार काही तयार होऊ शकत नव्हतं. याचं कारण पूर्णपणे 3 भिन्न पक्ष ज्यांच्या आयडिओलॉजीचा कुठलाही एकमेकाशी संबंध नाही असे पक्ष एकत्रित येऊन सत्ता स्थापनेचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करत होते. हा सत्ता स्थापनेचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवा एवढाच कॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम होता. याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही प्रोग्राम हे तयार करू शकले नाहीत, कुठलाही निर्णय हे घेऊ शकले नाहीत. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये किती काळ राष्ट्रपती शासन राहील अशी परिस्थिती असताना श्री अजित पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते होते यांनी आम्हाला सत्ता स्थापनेकरता त्या ठिकाणी सहकार्य करायचं ठरवलं. त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि त्या चर्चेच्या अनुरूप त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं ज्या आधारावर आम्ही सरकार स्थापन केलं. आणि आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला आणि उद्या बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं की काही कारणाने मी या अलायन्स मध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही, मी या ठिकाणी राजीनामा देतोय. आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे आता या ठिकाणी आमच्याजवळ देखील बहुमत उरलेलं नाही. भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवशीपासून ही भूमिका घेतली होती, आम्ही कोणाचे आमदार तोडणार नाही, आम्ही कुठलाही घोडेबाजार करणार नाही. संपूर्ण राष्ट्रीयवादी काँग्रेस पक्षाचा गट हा आमच्यासोबत आल्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापना केली होती. आणि ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी राजीनामा दिला त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला की कुठलाही घोडेबाजार न करता आम्ही देखील या ठिकाणी राजीनामा देऊ. आणि म्हणून ही पत्रकार परिषद संपवल्यानंतर मी राज्यपालांकडे जाणार आहे आणि माझा राजीनामा त्या ठिकाणी सोपणार आहे. खरं म्हणजे आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत.
आणि मला विश्वास आहे की ते चांगलं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील. पण मला भीती आहे की हे सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबेल. याचं कारण इतकी मतभिन्नता आहे. म्हणजे काल ज्यावेळेस मी बघितलं की शिवसेनेचे नेते हे सोनियाजींची शपथ घेत होते, त्यावेळी मला आश्चर्य वाटलं की सत्तेकरता किती मोठी लाचारी ही शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वीकारावी लागते. पण त्यांना ती लाचारी लखलाभ आहे. हा जो काही या ठिकाणी भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत. भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल. जनतेच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवून सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. जनतेचा आवाज बनून जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही करू. पण मला निश्चित ही शासंकता आहे की इतका विरोधाभास असलेलं सरकार, दोन चाकं असलेलं सरकार वेगानं धावतं. पण आता हे 3 चाकं आहेत. 3 चाकाचा ऑटो रिक्षा देखील धावतो. पण ऑटो रिक्षाचे 3 चाकं 3 बाजूला जर धावायला लागले तर त्याची काय अवस्था होते, तीच अवस्था या सरकारची होईल ही शंका माझ्या मनामध्ये आहे. मी आज या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनपूर्वक आभार मानतो. 5 वर्ष या महाराष्ट्राच्या जनतेचं मोठं प्रेम आणि आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त झाला. आणि महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवलं. आणि त्याची पावती म्हणूनच लोकांनी आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं. शेतीच्या समस्या असतील, कर्जमाफीचा विषय असेल, वेगवेगळ्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचा विषय असेल, अर्बन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, मुंबई सारख्या महानगराचा कायापालट असेल, गावांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असेल, ही प्रत्येक गोष्ट ज्या प्रकारे गेल्या 5 वर्षामध्ये आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही करू शकलो, मला त्याचं मनापासून समाधान आहे. हे निश्चित आहे की अनेक गोष्टी राहिल्या आहेत. पण इरिगेशन असेल, रोड असतील, इतकं मोठं काम गेल्या 5 वर्षामध्ये या ठिकाणी आम्ही केलं. आणि अतिशय पारदर्शी प्रामाणिकतेनं आम्ही गेली 5 वर्ष सरकार चालवलं. त्यामुळे मला आज ज्यावेळी राजीनामा द्यायला जातोय त्यावेळी या गोष्टीचं समाधान आहे की जनतेने जो विश्वास टाकला होता त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचं काम हे निश्चित आम्ही केलं. काही गोष्टी निश्चित राहिल्या असतील, काही गोष्टी कमी झाल्या असतील, काही गोष्टी चुकल्याही असतील. पण आमची मानसिकता, आमचं इंटेन्शन हे कधीच चूक नव्हतं. आणि त्यामुळे 5 वर्ष अहोरात्र कुठलीही सुट्टी न घेता जनतेकरता काम करण्याची संधी ही मला प्राप्त झाली. महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून मी आभार मानतो. माझे नेते, देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचे मी आभार मानतो. त्यांचा अतिशय भक्कम पाठिंबा आमच्या पाठीशी होता. आमचे अध्यक्ष श्री अमितभाई शहा, आमचे कार्याध्यक्ष जगतप्रकाशजी नड्डा यांचे आभार मानतो. आणि विशेषतः माझी जी टीम आहे, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी असतील, पक्षातले सहकारी असतील, या सगळ्यांनी एक टीम म्हणून या ठिकाणी काम केलं. आणि म्हणूनच ही प्रगती आम्ही या ठिकाणी साधू शकलो. आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांचे देखील मी आभार मानतो. आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे.
ते मिळेलच असा विश्वास मी व्यक्त करतो. सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो आणि कशाही प्रकारे का असेना 5 वर्षाचे आमच्या सोबत राहिले, सरकारमध्ये राहिले, त्यांचे मी आभार मानतो. कारण ते 5 वर्ष आमच्या सोबत होते, त्यामुळे त्यांचे मी आभार मानतो. महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया. इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था, उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई. तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था. दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो, किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था. जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे. लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की. तो उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे. और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा. असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया. भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष है इनका समर्थन हासिल है. इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते. ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया. उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया. शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है. और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई. पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा. न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी. उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा. और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. उसके बाद 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए. इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना. और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस. शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है
ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीतदादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं, और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीतदादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे, और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं। मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए।
हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए, ये टीम का श्रेय था। एक टीम करके हम काम कर रहे थे और इसलिए मैं उनका भी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का, मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। कुठली अट नव्हती। इतके दिवस तुम्ही सिंचनाच्या नावाखाली अजित पवारांचा आरोप करत होता, ते सत्ता स्थापनेसाठी कसे झाले? आणि दुसरा प्रश्न, एवढ्या भल्या सकाळी लपून म्हणजे असा जो आरोप करतात, शपथविधी घेण्याचं कारण काय? असं आहे की राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळेस व्हॅक्यूम ठेवता येत नाही। राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळी गव्हर्नरचे अधिकार संपलेले असतात। त्यामुळे तिथे जर सत्ता नसेल आणि गव्हर्नरलाही अधिकार नसतील तर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाऊनची परिस्थिती येते आणि म्हणून तात्काळ शपथ घ्यावी लागते, म्हणून ती शपथ घेण्यात आली। देखिए, पहली बात यह है, हमने महाराष्ट्र में हमारे साथी के साथ ही सत्ता बनाने का पूरा प्रयास किया, नहीं बनी तो हमने ये बताया हमारे पास नंबर नहीं है, उनको पूरा चांस दिया। तब भी वो जब सत्ता नहीं बना रहे थे तो महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता थी और इसलिए हमने सरकार बनाई। क्या आपको लगता है कि ये उनका गेम प्लान था या इनोसेंट मूव थी या और शरद पवार और अजित पवार का गेम था? क्या देखिए, अभी इसका जवाब अजित पवार दे सकते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे। और अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ नहीं। फडणवीस जी, सवाल अजित पवार का इसलिए भी उठता है, माफ करिए मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, आप अगर सुन सकते हैं तो, इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि आपने खुद आपके भाषणों में कहा था अजित पवार चक्की पीसिंग की जगह पे आपके साथ वो अचानक उस दिन सुबह दिखाई दिए और इसी पे एक मिनट, इसीलिए सबको झटका लगा। इसीलिए सवाल ये बार बार उठ रहा है क्योंकि आप खुद ऐसे थे, आप और विनोद तावड़े, आप दोनों ने अलग अलग सभागृहों में इरिगेशन घोटाले को इतने बड़े पैमाने पर उठाया था। आपने उस मुद्दे को लेकर ओपन इंक्वायरी ऑर्डर की थी, आपकी सरकार ने 3000 से ज्यादा टेंडर्स की इंक्वायरी की थी और उसी आदमी के साथ आप जाकर सरकार बना रहे हैं। इसीलिए बार बार आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया। इसी को जुड़ी हुई मैं बता देता हूँ। ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर्ड चल रही है और इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुट नेता बनाया। अब जब सत्ता बनेगी तो गुट नेता के साथ ही बनेगी।
अगर वो गुट नेता नहीं होते, दूसरे कोई होते तो देखिए अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे। अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते। अजित पवारांनी राजीनामा द्यायचं नेमकं कारण काय सांगितलं? 5 दिवसात निर्णय कसा बदलला? त्यांनी मला हे सांगितलं की माझ्या वैयक्तिक कारणांनी मी राजीनामा देतो। अजित पवारांनी कोणाच्या दबावाखाली राजीनामा दिला का आणि कोणाचा दबाव होता? मला नाही माहिती, तुम्ही त्यांना विचारा। लगातार जब आप उसमें सकते हैं उसके बाद से पोजीशन ये कह रहा है कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, और जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके पहले रात में आप लोगों ने सरकार बनाई। अरे भाई 11 दिन थे ना, रोज तो चर्चा करते थे, रोका किसने था? नेता भी नहीं तय कर पाए, प्रोग्राम भी नहीं तय कर पाए, कुछ भी तय नहीं कर पाए, रोका किसने था उनको? किसी ने नहीं रोका। असं जेव्हा आपण म्हणता तेव्हा भाजपची नैतिकता अबाधित आहे असाही दावा आपण करता का? 100% भाजपची नैतिकता आभारी आहे। BJP central leadership that decided to go with Ajit Pawar, or was it the state leadership, including you, which took the decision to go with Ajit Pawar? That's my first question. Second Only one question question, please. no, just one more. Doesn't you aligning with Pawar malign your Mr. Clean image? पहली बात ऐसी है कि कोई भी निर्णय स्टेट में होता है, कोई सेंटर में होता नहीं है। सेंटर में हम बताते हैं, तो ये स्टेट का ही निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेज कोई मलाइन वगैरह होगी। मैं जैसा हूं वैसा हूं, महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता ने मुझे स्वीकार किया। तो आप सुन रहे थे यहां पर देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पर, और बताया कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो खेल चला है। शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाने की बात कही, और बीजेपी को दूर रखना तीनों ही पार्टियों का मकसद है। हमने शिवसेना का काफ़ी इंतजार किया। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस ने कहा, और सबसे अहम बात यह कही कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, और इसको कहकर उन्होंने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस बात का ऐलान किया गया है, और अब जाहिर सी बात है कि कल को फ्लोर टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सीएम पद से, सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। अब हम अपोजिशन में बैठेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और हमने पहले ही तय किया था, यानी कि बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने और कई बातें इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान रखी है कि बीजेपी इत्तेहाद को ही अक्सरियत मिली थी, अवाम ने बीजेपी शिवसेना को मैंडेट दिया था, महाराष्ट्र में बीजेपी को 105 सीट मिली थी, लेकिन सरकार किस तरीके से बन रही है वो अवाम देख रही है। फिलहाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि उन्होंने अपने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, और अवाम ने बीजेपी शिवसेना को मैंडेट दिया था। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि हम दोनों ही एक साथ मिलकर आए थे, लेकिन शिवसेना जो है 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ गई, जबकि इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है उन्होंने। अब कल को जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके अंदर किसको अक्सरियत हासिल होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी मीडिया नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आप क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने ही इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है और इस्तीफा एक तरीके से दे दिया है, अब बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो गवर्नर के साथ मिलकर की जाएगी, लेकिन कल को फ्लोर टेस्ट होना है, उसके अंदर क्या कुछ इम्कानात निकलते नजर आ रहे हैं? देखिए अब साफ है, सब कुछ साफ हो चुका है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि यही माना यह जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया महाराष्ट्र पे, तो उसके बाद चीजें बहुत कुछ साफ हो जाएंगी। और 2:35 पे लगभग आधी तस्वीर साफ हो गई जब अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि अजीत पवार के समर्थन पे ही सरकार बनी थी। ये बात खुद अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हमने तो अजीत पवार के समर्थन पे सरकार बनाई थी। वो समर्थन का पत्र लेके आए थे, 54 विधायकों का समर्थन उन्होंने दिया था, और उसके एवज में हमने राज्यपाल से कहा कि अब हम सरकार बना सकते हैं, और राज्यपाल ने सुबह का वक्त दिया और हमने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन कौन
कौन सही है कौन गलत है इस पर हम नहीं पढ़ना चाहते। हमने साफ तौर पे हमें बहुमत मिला था क्योंकि हमारी पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ही पार्टियों को महाराष्ट्र की आवाम ने चुनकर भेजा था और हमारी सरकार भी बननी थी। लेकिन शिवसेना ने ऐसा कुछ काम किया पहले दिन ही प्रेस वार्ता करके कि वो साफ हो गया था कि शिवसेना के मन में कुछ और चल रहा है और वो कुछ और रहे हैं। तो सारा ठीकरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के सर पे फोड़ा है कि शिवसेना ने उनके साथ दगाबाजी की है, शिवसेना ने उनके साथ वो किया जो उनसे उम्मीद नहीं थी। तो मतलब साफ था कि ये तस्वीरें 3:30 बजे तक साफ हो चुकी हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे के साथ ये भी कह दिया कि अब हम ऑपोजिशन में बैठना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर हम उसका हिस्सा होते या हम वो करना चाहते तो उसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन हम उसमें नहीं पड़े क्योंकि हमको ये मालूम था कि हमारे पास समर्थन पत्र जब शामिल है तो हमको समर्थन फिर किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अजीत पवार ने 2:35 पे इस्तीफा सौंप दिया तो इससे ये साफ हो गया था कि हमारी सरकार अल्पमत में है और हमें अब यहाँ बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए हम इस्तीफा पेशकश करने जा रहे हैं। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से तमाम जो रणनीतियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की थी वो उनकी रणनीति पास होती नजर आ रही है, वो उनके फेवर में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। और कल जब फ्लोर टेस्टिंग का जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है उससे पहले जब बीजेपी खुद ये मान के चल रही है कि वो अपोजिशन बैठ रही है तो इसका मतलब है कि जो अंक गणित बार बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कह रही थी कि उसके पास 162 विधायकों का समर्थन मौजूद है, तो इसका मतलब साफ है कल वो अपनी इस जो मेजोरिटी की बात है, अपने बहुमत की बात है, तो वो बहुमत कल और कल आसिफ अगर हम बात करें कल जिस तरीके से परेड कराई गई थी 162 जो एमएलएज हैं उनको एक साथ होटल हयात के अंदर जब ले जाया गया था और मीडिया के सामने पेश किया गया था तो उससे ही साफ हो गया था कि अगर कोई बात होती है तो कम से कम आवाम को यह मालूम होगा कि हमारे पास अक्सरियत है, हमारे पास मेजोरिटी है और अगर बैक डोर से अगर कुछ करने की कोशिश की जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मामला खटाई में पड़ सकता है। क्या इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये इस्तीफे की जो कोशिश है या फिर फैसला जो है ये लिया गया है? देखिए साफ तौर पर शहबाज ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और देखिए राजनीति करने के लिए तमाम पार्टियां आई हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस को बेहतर पता था, उससे पहले यहाँ दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की, बीजेपी अध्यक्ष की और बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष की और वो भी संसद के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं इस बैठक के बाद ये तय हो गया था कि आगे क्या करना है, इसलिए 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया कि 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। 2:35 बार हम ये बोल रहे हैं कि 2:35 पे अजीत पवार ने इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद ही आधा खेल बीजेपी हार चुकी थी क्योंकि उसके बाद बीजेपी साफ हो गया था कि बीजेपी के पास समर्थन का वो आंकड़ा नहीं है जिसके भरोसे वो सरकार बना रही थी। तो आप समझिए कि जब शहबाज ये तय हो गया था कि जब उनके पास समर्थन का आंकड़ा नहीं है, उनके पास अंकगणित नहीं है, तो ये मामला साफ था कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि कल बहुमत में हारने के बाद अगर इस्तीफा देते तो वो और फजीहत होती। उससे पहले ही आज देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। लेकिन अजीत पवार के बारे में क्या कुछ कहना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि अजीत पवार को मनाने की तमाम मान मनोबल जारी है, कोशिशें जारी है कि एक बार फिर से वो एनसीपी में वापस लौट आए। हालांकि वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं एनसीपी में ही हूं और शरद पवार को अपना लीडर मानते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये चाल चली थी वो सबके सामने नजर आ गई है। अब आने वाले वक्त में मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है अजीत पवार का? देखिए साफ तौर पे है कि संजय राउत का अभी एक ट्वीट आया है। संजय राउत ने बहुत ही दावे से कहा है कि अजीत पवार भी अब हमारे साथ हैं। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से जो अभी हमारी जानकारी है कि 3 घंटे पहले शरद पवार ने एक अल्टीमेटम दिया अजीत पवार को। उन्होंने कहा कि या तो तुम इस्तीफा दो या फिर कल अब्सटेन करो और उन्होंने इस्तीफा देना जरूरी समझा। और कहीं ना कहीं से एक बात साफ है कि अभी भी वो एनसीपी के ही विधायक हैं और एनसीपी के विधायक ही रहेंगे। अब ये अलग बात है कि परिवार में उनका क्या महत्व बनता है, परिवार उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, परिवार में वो कैसे शामिल होते हैं और उनको क्या जिम्मेदारियां मिलती है, ये कहना दिलचस्प है। अभी देखना होगा कि आखिर होता क्या है आगे। लेकिन कल का दिन बहुत बड़ा है खास तौर पे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लिए, क्योंकि आज की रात भी कत्ल की रात मानी जाएगी। क्योंकि देखिए साफ तौर पे है कि अभी जरूर बीजेपी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि जो भी घटनाक्रम हुई है उसमें कहीं कोई गलती हुई है। दूसरी तरफ ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बदलना चाहिए। ये बात बार बार कांग्रेस और एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट जरूर
जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि कल हम बहुमत का आंकड़ा अपने पास, हमने क्योंकि गलती दिखा दी है, हमने तमाम लोगों को शामिल करके दिखा दिया कि देखिए हमारे पास इतने विधायकों का आंकड़ा है, अब हम कल उसको साबित कर देंगे कि देखिए हमारे पास जो विधायकों का आंकड़ा था वो सही था। बिल्कुल सही तो होगा, और वो देखना दिलचस्प भी इसलिए होगा कि आखिर जब वोटिंग होगी तो उसके अंदर कौन कौन एब्सेंट रहता है, कौन प्रेजेंट रहता है और कौन किसके हक में वोट डालता है। लेकिन आशिफ, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि कर्नाटक का मामला हमने देखा था कि किस तरीके से सरकार भले ही गिर गई थी, उसके बाद में फिर दूसरी सरकार बनती है, लेकिन दोबारा से जब एक तरीके से कहा जाता है कि कुमारस्वामी कहते हैं कि मेरे को रबड़ स्टैम्प की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर उनकी सरकार गिर जाती है और कुछ जो अपोजिशन के जो लोग होते हैं वो उनको अपने साथ मिलाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है और पूरा मामला सबने देखा था, फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसे भी हालात बन सकते हैं? देखिए साफ तौर पे कि अभी आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है साहब, लेकिन एक बार बता दूं कि अभी जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद सबसे पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से था वो केसी वेणुगोपाल का था। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है और सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र की ये तमाम जो उठापटक चल रही थी उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही पहली जिम्मेदारी दी गई थी और अहमद पटेल लगातार वहां डटे रहे जब तक ये तमाम चीजें नहीं हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से देखिए रणनीति जो रही है वो कांग्रेस की, मैं कांग्रेस की रणनीति की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फूक के कदम उठाया कांग्रेस ने, उसमें कहीं ना कहीं से, क्योंकि पहले सवाल ये खड़ा हो रहा था कि बहुत देरी कर दी, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि देखिए देरी हमारी तरफ से नहीं, देरी एनसीपी की तरफ से थी और उसमें गठबंधन का एक ढांचा तैयार होने में देरी लग रही थी। लेकिन कांग्रेस ने हर चीज को बहुत पुख्ता तरीके से पहले ठोक बजा लिया, पहले मजबूती देख ली, उसके बाद ही आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं से आप सोचिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, चौथे नंबर की, महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आज भूमिका नंबर 1 की हो गई है। क्योंकि वो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, जब कल होटल में शपथ लिया गया तो उसमें सोनिया गांधी का नाम सबसे पहले था, शरद पवार का नाम दूसरे नंबर पे था और उद्धव ठाकरे का नाम तीसरे नंबर पे था। तो मतलब ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा सोनिया गांधी है उनका कद कितना बड़ा है इस तमाम रणनीतियों में, या फिर ये कह लीजिए कि महाराष्ट्र के तमाम उठापटक में। जी, और आशिफ एक चीज और यहाँ पर दिलचस्प हो जाती है कि अभी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है देवेंद्र फडणवीस की, उनका ये कहना है कि सरकार तो भले ही बन जाएगी लेकिन तीनों ही पार्टियों की जो रहा है, तीनों पहिए जो है वो अलग अलग सिमत में जाएंगे। क्या इस सरकार को चलाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तीनों की विचारधाराएं अलग रही है, तीनों अलग अलग राह देखते हैं, अलग अलग तरीके से उनके जो चीजें हैं वो होती आई है। और लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था कि जब यहां पर शपथ हो रही थी उस दौरान सबने एक दूसरे की शपथ ली थी, फिर चाहे वो सोनिया गांधी के नाम से हो या फिर अगर कहा जाए तो देवेंद्र फडणवीस, ये जो उद्धव ठाकरे है उनकी जो शपथ उसके अंदर लिया गया था। सहबाज मेरी बात सुनिए, सबसे पहली चीज एक बात समझिए कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति में कभी भी कोई चीज सस्टेबल नहीं होती है, कोई भी चीज पक्की नहीं होती है, कोई चीज पुख्ता नहीं होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर चीज में बदलाव की गुंजाइश होती है। और मैं आपको बताऊं कि राजनीति में वही सबसे बेहतर होता है कि दिखे इधर का और हो जाए उधर का। वही बात शरद पवार के साथ हुई है, वही बात अजीत पवार के साथ हुई। और मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं कि बीजेपी ये बात कहने की बिल्कुल हकदार नहीं है, वो ये बात बिल्कुल नहीं कह सकती है कि अलायंस की सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि आप याद कीजिए कि पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वो पीडीपी के साथ जिसकी हमेशा मुखालफत करती रही है, हमेशा ही उसके साथ कभी भी एक जगह पे आज तक कभी जम्मू कश्मीर सरकार बनने से पहले कभी भी इतिहास गवाह है कि कभी भी जम्मू का बीजेपी और पीडीपी कभी एक साथ किसी एक सरकार में शामिल नहीं हुई थी। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि नीतीश कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए। नीतीश कुमार जिन्होंने बीजेपी को बहुत ही इंसल्ट किया, बहुत बेइज्जत किया, नीतीश कुमार वो थे जिन्होंने सीधे थाली दी हुई खींच ली थी नरेंद्र मोदी के साथ, उनके साथ भी बीजेपी सरकार बना रही है। इसलिए दूसरे को कोई सीख नहीं दे सकता है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत बड़ी बात की कि वो शिवसेना के साथ गठबंधन में चली गई, जिस शिवसेना को पानी पी के कोसती रही है कांग्रेस पार्टी, पानी पी के। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आशीष, मैं आपको हमारे नुमाइंदे बता रहे थे वही बात माजिद मेमन ने भी कही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंच चुके हैं अपना इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान किया था और अब पहुंच गए हैं, गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंच गए हैं, जहां पर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इससे थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है और इसलिए वो सीएम ओहदे से इस्तीफा देते हैं। इस बात का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब निकल गए हैं वो राजभवन की तरफ। राजभवन फिलहाल पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अब से थोड़ी देर में गवर्नर से मिलेंगे और वहां पर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे।
तो देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंच चुके हैं। अपना इस्तीफा देने के लिए सीएम ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही नई हुकूमत को नेक ख्वाहिशात भी उन्होंने पेश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तीनों ही पार्टियों पर जमकर हमला भी बोला है और साथ ही कहा है कि जो तीनों पार्टियां हैं वो अलग अलग सिमत में जाएंगी। लेकिन फिलहाल गवर्नर को सौंपने के लिए इस्तीफा पहुंच चुके हैं राजभवन देवेंद्र फडणवीस। और अब से थोड़ी देर पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातें रखी और कहा कि अक्सरियत हमको ही मिली थी, लेकिन जो हमारे अलायंस है वो हमारे साथ आने से मुकर गए और उसके बाद ऐसी जो हालात है वो पैदा हुए। फिलहाल राजभवन पहुंच चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और बस अब यहां पर वो इस्तीफा देंगे गवर्नर को और फिर कल फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में किसको अक्सरियत मिलेगी, क्या होगा, ये देखना भी बेहद अहम और दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर जी मीडिया नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, जो बात आप कह रहे थे वही बात माजिद मेमन से भी हमने सुनी है। उनका ये कहना है कि जो अपोजिशन आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको हक नहीं है किसी तरीके से कि ये तीनों पार्टियां एक साथ सरकार चला सकती है, नहीं चला सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल भी दिया है कि पीडीपी और बीजेपी का, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में राह मुश्किल भी हो सकती है और आसान बाकी और जगह के लिए हो सकती है? क्या ऐसे और भी अलायंस अलग अलग जो सूबे हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं हमें? देखिए, बिल्कुल एक बात समझना होगा शहबाज की, क्योंकि राजनीति जो है वो मैंने फिर से कहा और फिर मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि राजनीति में कभी भी कोई ना पक्का दोस्त होता है ना पक्का दुश्मन होता है। कब समय के हिसाब से कौन बदल जाए कोई नहीं जानता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी शंकर सिंह वाघेला गले लगा लेगी, कभी सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी नारायण राणे को अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी, कभी इसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो जाएगा, कभी ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश एक साथ चले आएंगे, कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये राजनीति है। यहाँ सभी लोग अपने अपने मकसद से आए हैं, अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। तो साफ तौर पे है कि अभी जो नई गठबंधन देखने को मिल रही है, जो कि सच में वाकई हैरान करने वाली है कि शिवसेना और कांग्रेस की, देखिए एनसीपी के साथ जाना बहुत लाजमी था, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन वाकई बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने एक दूसरे को तैयार किया होगा, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये कन्विंस किया होगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसको सस्टेन करना, बिल्कुल सही बात है कि इसको लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इन लोगों ने चला लिया और इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर दिया तो आगे बाकी राज्यों के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। और अभी देखिए, एक बात बहुत साफ है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर झारखंड में जरूर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में चुनाव हो रहा है। और देखिए, हर बात साफ होती है कि चुनाव में मुद्दे तलाशे जाते हैं और कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी कल से आक्रामक चुनाव प्रचार की भी तैयारी कर रही है झारखंड में। और ये बात हमारे झारखंड के ही कई सारे नेताओं से बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि झारखंड महाराष्ट्र की विजय को हम झारखंड में भी पताका की तरफ फहराएंगे और हम घूम घूम के बताएंगे कि देखिए किस तरीके से हमारे संख्या बल होने के बाद, हमारे पास आंकड़े होने के बावजूद हमें सरकार बनाने का नहीं दिया गया, दूसरी तरफ जबरदस्ती की सरकार बनाई गई जी, और किस तरीके से केंद्र सरकार इस तरह के अपने चीजों को दुरुपयोग कर रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं शहबाज, जो कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र का असर दूसरे राज्यों में भी पड़ने वाला है। अब एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो कल शाम 5 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद चीजें तय हो जाएंगी कि क्या वाकई जो ये दोस्ती अभी तक एक बड़े से 5 स्टार होटल में दिख रही थी, वही दोस्ती विधानसभा के पटल पे भी दिख रही है या नहीं दिख रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कल शाम 5 बजे तक का ये वक्त का वेट जरूर करना चाहिए, इंतजार जरूर करना चाहिए, जब तमाम चीजें सबके सामने आ जाए। जी, ये आपने बहुत अहम बात कही है कि 5 बजे तक का हमें वेट करना होगा, इंतजार करना होगा और उसके बाद ही चीजें सब कुछ साफ हो पाएंगी। आसिफ, और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि अजीत पवार का जिक्र मैं लगातार बार बार इसलिए भी कर रहा हूं कि अजीत पवार को जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि सुप्रिया सुले का नाम भी बीच में सामने आया था, उनको भी जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। अब ऐसे में अजीत पवार का क्या रुख होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या उनके ऊपर क्या जो है पार्टी एक्शन लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शरद पवार ये कह चुके हैं कि हमारी जो पार्टी है उनके ऊपर एक्शन जरूर लेगी। क्या इन सब चीजों का भी असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? देखिए, पार्टी एक्शन तो फिलहाल अभी नहीं लेती नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि पार्टी को अगर एक्शन लेना होता तो वो अब तक ले चुकी होती। पार्टी की तरफ से आज भी जब प्रफुल्ल पटेल जब अजीत पवार से मिलने गए तो वो भी बातचीत कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज 2 बजे एक बयान आया जो शरद पवार के पोते का था, रोहित पवार का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजीत दादा से हमारी बात हो गई है, वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। और ठीक 2:35 पे इस्तीफे की खबर आ गई अजीत पवार की। तो कहीं ना कहीं से परिवार के लोग लगातार चाहते थे कि अजीत पवार अपनी गलतियों का एहसास करें
और वापस चले आए, तो ये कहीं कोशिशें अभी भी जारी हैं। इसलिए अजीत पवार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको निरस्त कर दिया जाएगा उनका विधायकी, ये सब चीजें अभी नहीं होने जा रही हैं। साफ तौर पे एक एक विधायक बहुत कीमती है और पहले कल वो लोग, अभी सबसे पहली कोशिश जो शरद पवार की है वो ये है कि वो मेजोरिटी किस तरीके से शामिल कर सके, किस तरीके से हासिल कर सके, कल जो वोटिंग होना है उसमें किस तरीके से लीड कर सके। आशिफ, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट हो सकते हैं डिप्टी सीएम। जराई के हवाले से इस वक्त बड़ी और अहम खबर मिल रही है और उद्धव ठाकरे कल ले सकते हैं वजीरा आला का ओहदे का हलफ। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आपको बता देते हैं कि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसका जिक्र किया जा रहा था, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जराई के हवाले से इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर मिल रही है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है वो अब तेज होनी शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि इसी के साथ उद्धव ठाकरे अगले सीएम होंगे महाराष्ट्र के। जराई के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि जयंत पाटिल, बाला साहब थोराट हो सकते हैं डिप्टी सीएम और साथ ही जो उद्धव ठाकरे हैं उनको सीएम का ओहदा दिया जाएगा। क्या इन सब चीजों को लेकर बात होगी, ये देखना भी बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बता देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने और अजीत पवार ने अपने डिप्टी सीएम और सीएम पद से ओहदा का जो इस्तीफा है वो दे दिया है और उसके बाद अब एक तरीके से महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जराई के हवाले से खबर मिल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सीएम ओहदे का हलफ कर ले सकते हैं। आसिफ इकबाल मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जो नामों के ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है, यह कहा जा रहा है कि जराई के हवाले से कि बाला साहब थोराट और इसके अलावा जयंत पाटिल को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और साथ ही उद्धव ठाकरे को सीएम। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान जो आया वो पृथ्वीराज चौहान का आया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि अब राज्यपाल सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने का न्योता दे दें और वो सरकार बनाने का न्योता देंगे तो हमारे पास तमाम चीजें तय बैठी हुई हैं। हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाला साहब थोराट और उसके साथ ही एनसीपी के नेता जो हैं उनको, दोनों लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भी मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए अभी भी चीजें बहुत, जयंत पाटिल को अभी भी मैं ये बात कह रहा हूं सहबाज कि अभी भी चीजें बहुत कुछ होना बाकी है। को आप सुन रहे थे पृथ्वीराज चौहान और बता रहे थे कि हो सकता है कि शायद हमको जाने की जरूरत ना पड़े सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस तरह के सहाफियों ने सवाल पूछे कि क्या आप कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बात की शायद जरूरत ना ही पड़े, लेकिन फिलहाल ये आगे तय किया जाएगा। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि अब गवर्नर को बुला लेना चाहिए और हमारे पास सब कुछ तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पहले वो सुन लेते हैं। तात्विक भूमिका मांडी, ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं
और इस्तीफा देने वाला हूं। कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे